हेलो बच्चा लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने जेई के मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के कुछ अच्छे सवाल देखे थे। आज के क्लास में भी हम लोग कुछ बेहतरीन जेई द्वारा पूछा गया हुआ सवाल देखेंगे और हर सवाल ज़बरदस्त होगा, तोते उड़ाने वाला सवाल। ठीक है, और एकदम ध्यान से पढ़िए और मैं कोशिश करूंगा कि सारा कंसेप्ट जो है प्रॉब्लम्स के माध्यम से हम कवर कर ले। ठीक है, और उसके बाद आसानी से सवाल आपसे बनने लगेंगे। तो कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे थे, अब आगे का डिस्कशन है। कल अपन लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 8 तक, ये हो गया था। अब इसके आगे ओके यहां देखिए एक क्वेश्चन, हम लोग को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ना। ये मैट्रिक्स मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब कुछ स्टेटमेंट्स है, आप देखिए। जैसे स्टेटमेंट 1 है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एफ एक्स, और दूसरा स्टेटमेंट है एफ एक्स डॉट एफ वाई इज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सवाल एनसीईआरटी के बुक का सवाल है ना, जिसमें ये आपको बोला गया था कि प्रूव दैट एफ एक्स डॉट एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अगर एनसीईआरटी का एक साधारण या कॉमन सा सवाल है तो ये हमें याद होना भी चाहिए, है ना। फिर भी अपन लोग इसको थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करके भी देखेंगे। और मेन हमारा स्टेटमेंट है ये, एफ ऑफ माइनस एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स। तो एक बार पहले अपन लोग एफ एक्स का इनवर्स निकाल लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं। तो उसके लिए पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ा, डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स, है ना। इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, देखिए तो cos x टाइम्स ये गया cos x, फिर माइनस माइनस प्लस साइन x, है ना। और ऐसा करते हैं ना, इसको अगर हम लोग थर्ड रो से एक्सपैंड करते हैं तो एक ही टर्म आएगा, तो हम लोगों को इजी होगा एक ही बार में। देखिए तो थर्ड रो से करिए, 1, ये 0 0 और ये 1, कितना आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कितना हो गया 1। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स थर्ड रो से किया मैंने, क्योंकि मुझे ये दोनों ऐसे 0 दिखाई दिए। थर्ड रो से करिए या थर्ड कॉलम से करिए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। और ऐसा करने से हमारे पास एक ही टर्म हुआ और जल्दी आ गया। ठीक है, चलो बढ़िया। अब उसके बाद ये एफ एक्स का हमको डिटर्मिनेंट मिल गया। ठीक है, अब को फैक्टर्स निकाला जाए और फिर इनवर्स निकाला जाए। ठीक है, C11 को फैक्टर्स निकालिए, फास्ट करिए। ये गया cos x, C12 ये गया sin x माइनस 0 माइनस ऑफ, है ना, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये sin x माइनस 0, समझ में आ रहा है, तो माइनस ऑफ sin x। फिर इसके लिए 0 माइनस 0, C13 0, C21 निकालो। C21 हमें पता है ये नेगेटिव होगा, है ना। ये गया माइनस साइन एक्स माइनस 0, यानी कि प्लस साइन एक्स। C22 निकालिए, C22 ये गया cos x। C23 0 आ रहा है, C23 हाँ 0, बहुत बढ़िया। और C31 निकालिए, C31 0, C32 बताओ, C33 बताओ, cos स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 आएगा, सही है, ठीक है, 1 आएगा, है ना। अब इससे हमें क्या पता चला कि इसका एडजॉइंट कितना, इनवर्स एक ही बार निकाल लें। देयरफॉर ए का इनवर्स 1 बाई ए का डिटर्मिनेंट टाइम्स एडजॉइंट है। ए का डिटर्मिनेंट है 1 और एडजॉइंट, ये जो को फैक्टर्स यूज करके मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज लिखना है। क्या लिखना है उसका ट्रांसपोज, है ना। cos x माइनस साइन एक्स 0, ठीक है, और फिर साइन एक्स cos x 0 और 0 0 और 1, ठीक है, ए इनवर्स हुआ।
अब क्या ये ए इनवर्स एफ ऑफ माइनस एक्स है, ये देखना पड़ा। ये हमारा पहला स्टेटमेंट था, कहा था एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ इनवर्स एक्स, है ना। तो अगर एफ एक्स में देखिए ध्यान से, एफ एक्स, अगर एफ एक्स में हम एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखते हैं तो कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स, और माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस साइन एक्स। दिख रहा है क्या? देखिए ये साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स, यानी कि ये तो एफ ऑफ माइनस एक्स ही है, एफ ऑफ माइनस एक्स है। तो इस ए इनवर्स नहीं, ये एफ एक्स है तो एफ इनवर्स लिखिए, इसको एफ इनवर्स लिखिए, है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स ही एफ एक्स का इनवर्स है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है, समझ में आ रहा है? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। अब आगे देखा जाए, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एफ एक्स डॉट एफ वाई इजिकल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये हमें पता है कि ये जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग तो क्या आता है, एफ एक्स डॉट एफ वाई इजिकल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आता है। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। स्टेटमेंट 1 भी ट्रू और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, गलत, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये भी गलत। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये भी गलत, टू इज फॉल्स, गलत है। ये दोनों सही है, मतलब डी ऑप्शन सही है। चमक गया? चमक गया भाई सबको? yes, आगे बढ़े? yes, आसान था सवाल, आंसर डी। नेक्स्ट अब जबरदस्त सवाल एक देखिएगा ध्यान से। अगर आर एक मैट्रिक्स है, बी ए नॉन जीरो 3/3 मैट्रिक्स वेयर x sin थीटा इज इक्वल टू y sin थीटा प्लस 2π/3 इज इक्वल टू z sin थीटा प्लस 4π/3, ठीक है। फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स M, let trace M denote the sum of all the diagonal entries of M. Trace of M denotes the sum of all the diagonal entries of M. Then among the statements, ये कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, ट्रेस ऑफ आर, आर मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, और ट्रेस ऑफ एडजॉइंट आर 0 है, देन आर हैज एग्जैक्टली 1 0, 1 नॉन जीरो एंट्री, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, वगैरह वगैरह ऐसे कुछ दिया हुआ है ना। ये दो फिर से हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है, इन्हें हमें जस्टिफाई करना पड़ा, सही है कि गलत है, ठीक है। अब तो पहले एनालाइज किया जाए कि ये जो डेटा दिया हुआ है मैट्रिक्स आर, ये है क्या। हमें दिख रहा है कि ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये तो तय है कि आर का डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स हो गया एक्स वाई जेड, ठीक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब ये भी दिया है हम लोग को, ये देखो तो x साइन थीटा इज इक्वल टू वाई साइन थीटा प्लस 2π/3 इज इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस 4π/3, है ना। इतना दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये जीरो नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ये बोल रहा है कि ये जीरो नहीं है, ठीक है, ये जीरो नहीं है, ठीक है। अब और ये भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ये नॉन जीरो मैट्रिक्स होने का मतलब क्या हुआ, इससे ये पता चलता है कि x जीरो नहीं है, y भी जीरो नहीं है और z भी जीरो नहीं है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स ही x y z है। तो ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो ये तीनों जीरो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग को ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये भी जीरो नहीं है, ये पूरा इंडिविजुअली, ध्यान दीजिएगा, ये इंडिविजुअली ये भी जीरो नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको क्यों ना मैं इज इक्वल टू एक कांस्टेंट k मान लेता हूं, k सही, जो कि जीरो नहीं है। इसको मैंने k मान लिया जो कि जीरो नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा एक बार, यहां से अगर अपन लोग साइन थीटा निकाले, साइन थीटा, तो क्या ये k/x होगा, और साइन ऑफ थीटा प्लस 2π/3 निकाले तो क्या ये k/y होगा।
और एक और स्टेटमेंट, साइन ऑफ थीटा प्लस 4π/3 निकाले तो क्या ये के बाई जी होगा के बाई जेड? एक बार मैं चाहता हूं कि इन तीनों को ऐड कर दूं, इन तीनों को ऐड करूं तो साइन थीटा प्लस 2π/3 और प्लस साइन थीटा प्लस 4π/3 इज इक्वल टू कितना? ऐड करिए इनको, कितना मिलेगा? के कॉमन 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। सही है? तो भाई सही है यहां तक? अब सुन, किसी भी थीटा के लिए ये एक्सप्रेशन हमेशा ही 0 आता है। किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा प्लस 2π/3 प्लस साइन थीटा प्लस 4π/3 हमेशा ही 0 आता है। प्रूफ बहुत आसान है, हम लोग इसको साइन ए प्लस भी लेके एक्सपैंड करेंगे। यहां पे देखिए 2π/3 120 डिग्री वैल्यू पता है हमें, हम लिख सकते हैं। साइन 4π/3 इसका ही वैल्यू लिख सकते हैं, वैल्यू रखने पर सारा कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, दिस इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी थीटा। ये वैल्यू 0 होगा हर एक थीटा के लिए। क्या 0 होगा? एक बार बोलिए सबको, ये क्या 0 होगा? साइन थीटा प्लस 2π/3 प्लस साइन थीटा प्लस 4π/3, ये हमेशा ही 0 होगा। डन? तो सर अगर ये 0 हो गया, ये के टाइम्स इसका एलसीएम लीजिए, एक्स वाई जेड, यहां पे वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, एलसीएम लिया गया, हो गया? तो आप मुझे बताइए, एक्स वाई जेड 0 था ही नहीं तो ये तो 0 नहीं होगा, तो इधर मल्टीप्लाई हो गया है ना। के भी 0 नहीं है, इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो हमें पता चला एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 0 होगा। एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड 0 होगा। ठीक है, ठीक है। अब इतना बात हमको जो दिया गया है उससे पता चला। ठीक है, trace m denote the sum of all the diagonal entries of m, then among the statement trace of r is equal to 0, trace of r is equal to 0। भाई r बताओ तो r का ट्रेस क्या होगा? पहला स्टेटमेंट, ये मैं रब कर दूं, पहला स्टेटमेंट क्या था? पहला स्टेटमेंट बोलो, ट्रेस ऑफ r इज इक्वल टू 0। तो r का ट्रेस बताओ। पहला स्टेटमेंट है ट्रेस ऑफ r इज इक्वल टू 0, है ना। इसका मतलब क्या? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू। अब मुझे बताइए, जब x वाई जेड 0 था ही नहीं तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा क्या? यह स्टेटमेंट गलत नहीं है। अगर x वाई जेड, ये एक और देखिए, अभी हमने प्रूव किया था कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 0 था, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 0 था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 नहीं था। ठीक है, तो ये 0 है पर ये 0 नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों नॉन जीरो है, पर ये प्रोडक्ट 0 था, न कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 था। जो भी हमें डेटा दिया गया था उससे ये साबित होता है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 0 है और एक्स वाई जेड नॉन जीरो है। ठीक है, पर x प्लस वाई प्लस जेड 0 नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत। अब रहा बात दूसरा, कौन सा? ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट आर, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट आर। तो पहले एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट आर निकाला जाए ना, ये एक मैट्रिक्स है। दूसरा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट आर, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट आर निकाला जाए।
हम लोग जानते हैं एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है डेट ए का पावर n माइनस 2 टाइम्स मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए मतलब यहाँ पे आर है। हमें पता है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है डेट ए का पावर n माइनस 2 टाइम्स ए, है ना। तो अब ए मतलब आर है यहाँ पर, तो आर का डिटर्मिनेंट कितना है भाई, x इंटू वाई इंटू जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। इसका पावर n माइनस 2, n इज द ऑर्डर ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हाट वाज दैट 3, तो 3 माइनस 2 इज 1, तो इसका पावर 1 हो गया टाइम्स आर। आर मतलब x 0 0 0 y 0 0 0 z 0 0 z, हाँ ना बोलिए 0 0 z, सही है। क्या बोला क्या था इसने, निकालो ट्रेस ऑफ एडजॉइंट आर, तो इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, इसका ट्रेस बताओ तो, इसका ट्रेस कितना, तो भाई इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो डायगोनल एलिमेंट में एक्स वाई जेड भी तो आएगा, और मल्टीप्लाई करेगा ना तुम, पहले एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी सब में मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत, ये मल्टीप्लाई तो होगा, ये इंटू ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो जब ऐड करेंगे तो फिर से ये कॉमन आ जाएगा ना, तो बाहर है रहने तो, ठीक है, और इनको जोड़ दो। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, आप मुझे बताइए एक्स वाई जेड जीरो था क्या, ये जीरो था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो था, नहीं था, इसका मतलब ये कुछ भी जीरो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया, क्योंकि इसने बोला कि अगर आर जीरो है तो आर हैज एग्जैक्टली वन नॉन जीरो एंट्री, एग्जैक्टली वन नॉन जीरो एंट्री। हम कह रहे हैं कि इसका एक भी एंट्री जीरो नहीं है, ठीक है, नो एंट्री इज जीरो, यह भी फॉल्स हो गया। Neither 1 nor 2 is true, कोई भी एंट्री सही नहीं है, ठीक है, थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, बड़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ध्यान से देखिए, लेट A be a 2/2 real matrix and I be the identity matrix of order 2 if the roots of the equation A minus xi be 0 is equal to 0 b। देखिए तो A एक 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसने बोला कि I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और द रूट्स ऑफ A माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0 b -1 एंड -3 रूट्स, ठीक है, रूट्स मतलब अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सुनिए, पहले मान लिया जाए कि A एक 2/2 का मैट्रिक्स है, ABCD, A क्या है, एक 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, ओके। अब देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0, व्हाट डज दिस मीन, A माइनस एक्स आई का डिटर्मिनेंट 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा बताइए तो, बताइए, A माइनस एक्स आई, ये A में से एक्स आई घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, A माइनस एक्स, सर एक्स आई का मतलब x 0 0 x, ठीक है, उसमें से ये घटा दीजिए, तो A माइनस एक्स, यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, और यहां पे D माइनस एक्स, और इसका डिटर्मिनेंट चाहिए हमको ना, ये डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट, दिस इज इक्वल टू कितना 0, ये कितना आया 0 आया, ठीक है। अब आगे सुनिए सर, इसको एक्सपेंड किया जाए, A माइनस एक्स D माइनस एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0, ठीक है सर, मल्टीप्लाई किया जाए, देखिएगा ध्यान से, पहले वेरिएबल देखिए, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर,
प्लस एक्स स्क्वायर, फिर देख माइनस ए एक्स माइनस डी एक्स, माइनस कॉमन ले लिए तो ए प्लस डी एक्स और प्लस ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0, प्लस ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अपन लोगों ने 10th में भी पढ़ा और 11th में भी पढ़ा हम लोगों ने, कि अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0, ये होता था, ठीक है। आप मुझे बताइए ये क्या हुआ, सम ऑफ द रूट्स, और ये क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सर सम ऑफ द रूट्स हो गया a प्लस डी, पर इस सवाल ने बोला कि सर अल्फा है -1 और बीटा कितना है 3, -1 और 3, these are the two roots of this equation, are you getting? So what will be the sum, can you say me? Sum will be -1 plus 3 कितना 2, इसको 1 मान लेता हूँ, हाँ ना बोल, समझ में आ रहा है, तुम ध्यान दो, समझ आ रहा है। और प्रोडक्ट कितना, प्रोडक्ट कौन है, ये एडी माइनस, ये कितना हुआ प्रोडक्ट 3 इंटू -1 -3 इक्वेशन 2 मान लो। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, हो गया इतना। अब आगे सुन, क्या बोलता है, देन द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वायर, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ये ए स्क्वायर है, इज ए स्क्वायर निकालिए, और उस मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स का सम होगा वो आपको बताना है कितना होगा। तो पहले ए स्क्वायर निकाला जाए, ठीक है, तो ए स्क्वायर निकाला जाए, कितना आता है ए स्क्वायर, बताइए कितना आएगा, ए स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर कितना होगा, ए बी सी डी, ठीक है। चलिए ए स्क्वायर कितना होगा देखिएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी है ना, और ये सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स भी निकालने से तो होगा ना, रिपीट करूं, अगर मैं सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स निकाल दूं तो भी तो चलेगा ना, हमें दूसरा निकालने का जरूरत क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स ही निकालिए, ए स्क्वायर प्लस बी सी, और यहां पर क्या आएगा बी सी, देखिएगा बी सी प्लस डी स्क्वायर, नहीं यहां कुछ भी आया हमें फर्क नहीं पड़ता। अब इसका डायगोनल एलिमेंट का सम, रिक्वायर्ड सम ही तो ट्रेस है भाई, ए स्क्वायर का ट्रेस है, रिक्वायर्ड सम किसका ट्रेस है, क्यों सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, और डायगोनल एलिमेंट्स के सम को ही तो क्या कहते हैं ट्रेस, मतलब ट्रेस पूछ रहा है ये बेसिकली, ठीक है। तो क्या होगा बोलो तो, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस डी स्क्वायर, सही है, बी सी प्लस डी स्क्वायर। एक बात बताइए, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, इसको अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया जाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, बी मतलब डी, बहुत बढ़िया, और ये क्या है 2bc प्लस 2bc, ये भी ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा ये पता कैसे चला कि ये लगाना चाहिए, हाउ डिड वी कम टू नो कि दैट वी शुड यूज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ऐसा क्यों, कैसे पता चला, यहाँ दिया है ना भाई, देखना ये यूज तो यही करोगे, ए प्लस डी दिया हुआ है और ए डी माइनस बी सी दिया हुआ है, इसको यूज करके करना है।
तो यहां से हमको a प्लस डी मिला, बोलो a प्लस डी कितना, एक बार मैं लिख देता हूं a प्लस डी होल स्क्वायर, और इन दोनों में से बताओ क्या कॉमन है, -2 टाइम्स -2, तो AD माइनस BC। भाई साहब ये तो डायरेक्ट आ गया सर, ये 2 आ गया, 2 का स्क्वायर -2 इंटू कितना आ गया -3, तो 4 + 6 10, 10 इज आंसर। था बढ़िया सवाल है ना, बढ़िया सवाल। लिखो जल्दी जल्दी, हो गया, आगे बढ़े, हो गया सर, आगे बढ़िए। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, देखिए तो इस सवाल में क्या है, क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 - 1 1 और 1। If the sum of the diagonal elements of a to the power 13 is 3 to the power n, then n is equal to, जबरदस्त सवाल है। सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ, देखिए तो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a to the power 13 कितना है, तो विजिबिलिटी कम है तो मैं पढ़ देता हूं। इफ द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a raised to the power 13 है, कितना, a to the power 13 इज 3 to the power n, तो n का वैल्यू बताना है। a to the power 13 का ट्रेस 3 का पावर n दिया हुआ है, तो n निकालना है। ट्रेस ऑफ a to the power 13 इज इक्वल टू n, 3 to the power n इज इक्वल टू 3 to the power n। अब इस कंडीशन पे अपन लोगों को n निकालना है। भाई साहब अब a to the power 13 निकालना है, ठीक है, देखते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें पहले, सर ए स्क्वायर से करिए, एक ही बार तो जंप ना कर पाएंगे हम लोग, ए स्क्वायर से काम करिए, डरिए मत। ए स्क्वायर कितना होगा, बोलिए, डरिए मत, ए स्क्वायर निकालिए, 4 - 1 3, फिर देखिए -2 - 1 -3, फिर देखिए 2 + 1 3, फिर -1 + 1 0। ठीक है, ठीक है, ए स्क्वायर आया। अब एक ही बार ए का पावर 4 निकाल दे, ए का पावर 4 निकालना कितना है पहले हम लोग को, ए टू द पावर 13। तो अगर मैं ए टू द पावर 13 निकाल रहा हूं और इन केस अगर कोई पैटर्न आ गया ठीक है, पर पैटर्न नहीं आया तो ए का पावर 13 तक पहुंचने के लिए ए स्क्वायर निकाला मैंने, ए का पावर 4 निकाल देता हूं, फिर ए का पावर 8 भी निकल जाएगा, ठीक है। अब ए का पावर 8 निकलने के बाद ए का पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का पावर 13 आ जाएगा। तो ए का पावर 5 निकालने के लिए ए का पावर 4 और ए को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जल्दी होगा, ठीक है, समझ आ रहा है। तो पहले एक काम करते हैं, ए का पावर 4 निकालिए, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, 3 - 3 3 और 0, 3 - 3 3 और 0, सही है। मल्टीप्लाई करें इसको, कितना हुआ, 9 - 9, ये तो 0 आ गया, फिर -9 और 0 -9, फिर ये +9 और ये आ गया आपका -9 और 0 -9। पैटर्न नहीं आ रहा है सर, है ना, कोई बात नहीं, पैटर्न नहीं आ रहा है, उसमें भी जुगाड़ लगाया जा सकता है। ए का पावर 8, ए का पावर 8 को फिर से ए का पावर 4 इंटू ए का पावर 4, समझ में आ रहा है, ए का पावर 8 क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ए का पावर 4 इंटू ए का पावर 4, ए का पावर 8 हो गया। अब उसके बाद ए का पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया ए का पावर 13, ठीक है। चल भाई इसको निकाल दो, ए का पावर 4 कितना, 0 -3 -9 9 और -9 इंटू 0 -9 9 और फिर से -9, है ना।
बताइए तो कितना आया। आपने एक चीज नोटिस करा था कि a का पावर 13 3 का पावर n दिया था, मतलब सब 3 के पावर में आ रहा है, दिख रहा है ना, सब 3 के पावर में ही आ रहा है। ठीक है, तो ये पहले करिए, 0 माइनस 81 3 का पावर 4, 0 और प्लस 81, फिर 0 माइनस 81 और फिर माइनस 81 प्लस 81, 0 0 आगे पीछे स्विच हो रहा है, अपना पोजीशन बदल रहा है, 0 है ना। ठीक है, यहां तक बहुत बढ़िया, यहां तक का कहानी ठीक है। अब अगर हम लोग a का पावर 8 निकाल चुके हैं तो क्या निकाले, a का पावर 5, a का पावर 5 निकाल लेते हैं, इधर लिखे a का पावर 5 निकालते हैं। चलिए a का पावर 5, a का पावर 5 कैसे निकलेगा सर, a का पावर 4 डॉट ए, ठीक। a का पावर 4 कितना था, 0 -9 9 -9 टाइम्स a था 2 -1 1 और 1। चलो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 0 -9 फिर 0 -9 फिर 9 to 18 -9 प्लस 9 -9 और -9 -18, सच में -18 है तो है, अब क्या कर सकते हैं, है ना। ला अब a टू द पावर 13 निकालने के लिए अब हम लोग तैयार है, a टू द पावर 8 टाइम्स a टू द पावर 5, a टू द पावर 8 कितना था, -81 81 -81 और 0 टाइम्स, इसको मैं रब करता हूं, ये हो गया, और टाइम्स, सॉरी a टू द पावर 5 कितना है, -9 9 और माइनस ऑफ 18 हो गया। चलिए अब मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई करिए, 3 के पावर के टर्म्स में लिखने का कोशिश करिए। ये कितना है, 3 का पावर 4, ठीक है, और ये 3 का पावर 2, तो कितना आ गया, यहां लिख रहा हूं मैं ऊपर, तो 3 का पावर 6 और प्लस फिर से 3 का पावर 6, ये दिख रहा है ना, फिर से हो गया। अब फिर बताइए, अब इससे मल्टीप्लाई होगा कितना, 3 का पावर 6 और ये माइनस, ये ट्रेस बोला था ना, तो हम लोग को इस वाले टर्म से कोई मतलब, हमको यहां पे चाहिए, ये सिंपल बात है ना, क्यों लिखे, तो फिर ये वाला बोलिए, 81 इंटू 9 कितना हुआ, 3 का पावर 6, ये 3 का पावर 6 बस, और ये 0 प्लस 0, वाह बहुत बढ़िया। ये कुछ भी हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता, हमें चाहिए भी नहीं, कुछ भी आए, ठीक ठीक है सर। ATQ प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इज 3 टू द पावर n, मतलब ट्रेस ऑफ a टू द पावर 13 इज 3 का पावर n। अब बोलो तो सर, अब बोलिए ट्रेस कितना आया, 2 टाइम्स 3 का पावर 6 प्लस 3 का पावर 6, ये दोनों का सम इज इक्वल टू 3 का पावर n, तो 3 का पावर 7 आ जाएगा ना भाई, 2 बार 3 का पावर 6 और एक बार और, तो 3 बार 3 का पावर 6, यानी कि 3 का पावर 7 नहीं हो गया, इज इक्वल टू 3 का पावर n, n का मान आ गया 7, n का वैल्यू 7,
लकी नंबर 7 चमक गया। था मजेदार क्वेश्चन। अब सर हर सवाल ही पूछा हुआ है तो मजेदार होगा ही। आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर एक और सवाल, बढ़िया सवाल देखिएगा। मैट्रिक्स भी है, उसमें इंटीग्रेशन भी लगा हुआ है। एक टिपिकल जेई का सवाल, टिपिकल जेई का सवाल, ठीक है। सुनिए, कंसिडर द मैट्रिसेस ए है, बी है और एक्स है। ए बी और एक्स है, ए बी और एक्स है। लेट द सेट ऑफ ऑल एम फॉर विच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज अ नेगेटिव सॉल्यूशन, एक्स लेस देन 0, वाई लेस देन 0, बी द इंटरवल ए बी। मतलब ये क्या कह रहा है कि हमारे पास ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और ए एक्स इज इक्वल टू बी है, तो हम जानते हैं एक्स होता है ए इनवर्स बी। सर ए एक्स इज इक्वल टू बी है, ए एक्स इज इक्वल टू कितना है, बी है, ठीक है। और ए और बी दिया हुआ है मैट्रिक्स हमको, तो एक्स ए इनवर्स बी। सर एक्स ए इनवर्स, इनवर्स निकालिए। 1/a का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट बोलो 2m + 15, हाँ ना बोल, 2m + 15 टाइम्स इनवर्स, इसका इनवर्स हमें पता है 1 डिटर्मिनेंट ए टाइम्स एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए लिखने के लिए 2/2 के लिए डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को साइन को चेंज कर देते हैं। इंटू बी पिंटू लिखो 20m, 20 और m। हाँ ना बोलो, समझ आ रहा है। वन बाई 2m + 15 और इसको मल्टीप्लाई कर, चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 20m + 5m, 25m, ये ठीक है 25m। फिर -60 + 2m, 2m - 60, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना, समझ आ रहा है, ये भी ठीक है। x आ गया तो यहां पे था x और y, x और y था ये, है ना। तो x कितना हो गया 25m/2m + 15 और y कितना हो गया 2m - 60/2m + 15, ये हो गया ना। ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x और y आ गया। पर इसने क्या बोला कि इस सिस्टम के पास नेगेटिव सॉल्यूशंस है, यानी कि x का वैल्यू लेस देन 0 है और y का वैल्यू भी लेस देन 0 है, दोनों सॉल्यूशंस नेगेटिव है, ठीक है। बट x इज लेस देन 0, पर x कितना है भाई बोलो जल्दी से, 25m/2m + 15 लेस देन 0 है, हाँ ना बोल, हाँ ना बोलो। हो गया। और y एंड y भी तो नेगेटिव है, वो कितना है भाई साहब, y 2m - 60/2m + 15, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। अब हमें इन दो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। क्या करना है इन दो इनइक्वालिटीज को, कैसे करेंगे, वेवी कर्व मेथड, अपना वर्ल्ड फेमस वेवी कर्व मेथड। क्या करते हैं वेवी कर्व मेथड में, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट्स लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। डिनोमिनेटर को देखो कितना, ये 0 कब होगा 2m = -15, 2m = -15, यानी कि m = -15/2, यानी कि ये नहीं हो सकता है ना, हॉलो सर्कल -15/2। इंक चेंज कर देता हूं कलर, ये लीजिए -15/2, ये नहीं हो सकता है ना।
दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 0, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 0, ये भी हॉलो है ना। इसके लिए बोलो, और इसका हम लोग वैल्यूज याद है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर प्लस, ठीक, भूले नहीं हो ना, वे भी कर्व हमेशा काम लेगा। ये m पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव साइड में रखा गया है, तो ये वैल्यूज m 0 से बड़ा रखते ही ये पॉजिटिव, -15/2 से 0 ये नेगेटिव, और -15/2 से कम रखते ही फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसके लिए बोले, अच्छा इसका पहले लिख लिया जाए, यानी कि इसके हिसाब से m बिलोंग्स टू किस इंटरवल में, हमको तो चाहिए था लेस देन 0, लेस देन 0 आएगा -15/2, 0, दोनों ओपन इंटरवल, ना -15/2 लेना है ना 0 लेना है, ठीक है ना। चलिए अब इसको करिए, इसको बताइए, इसका क्रिटिकल पॉइंट सबको बोले, पहले क्या -15/2 ओपन है, और फिर इसका क्रिटिकल पॉइंट, ये 0 कब हो रहा है, 2m = 60, m = 30, तो फिर से ये क्रिटिकल पॉइंट +30, फिर से ये प्लस माइनस और प्लस, ठीक, प्लस माइनस प्लस। अब बताइए तो हमको चाहिए लेस देन 0 वाला ये इंटरवल, तो m बिलोंग्स टू -15/2, +30, दोनों ओपन, डन। और सॉल्यूशन क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन है ना, इन दोनों का कॉमन जो दोनों को सेटिस्फाई करे, क्योंकि x भी नेगेटिव है एंड y भी नेगेटिव है, यानी कि वही m का वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे हमारा सॉल्यूशन होगा। इसीलिए m कितना हो गया, चलिए बोलिए जल्दी से, m बिलोंग्स टू 0, यही हुआ, यही कॉमन हुआ है ना, -15/2 टू -15/2, 0 हो गया। समझ गए सबको, ठीक, कोई दिक्कत, सोच लो, बहुत बढ़िया। अब देख, बी द इंटरवल a, b, ये जो सॉल्यूशन है यही इंटरवल a, b है, तो भाई साहब ये लोअर लिमिट हो गया a और अपर लिमिट हो गया b। अब ये हमारा ये जो इंटीग्रेशन दिख रहा है उसका दिख रहा है लोअर और अपर लिमिट हुआ है। देखिए इतना पार्ट सॉल्व करने पर हमको a और b का वैल्यू मिला, अब वो यूज करके हमको ये इंटीग्रेशन कंप्यूट करना है, और इंटीग्रेशन में क्या बोल रहा है देखो तो, इंटीग्रेशन में हम लोग को क्या बोल रहा है, ए और बी मिल गया है, इधर देखिए 8 टाइम्स a to b, a का डिटर्मिनेंट dm, a मैट्रिक्स m के फॉर्म में दिया गया है, m के फॉर्म में दिया गया है। बताइए तो इसका डिटर्मिनेंट कितना है, a मैट्रिक्स का चेक करके बताओ कितना होगा डिटर्मिनेंट, 2m + 15 कितना होगा, तो a टाइम्स 2m + 15 dm, बस, ठीक, 2m + पर लोअर लिमिट a कितना था भाई, -15/2, -15/2, और b कितना था 0, दैट्स इट। अब ये एक बच्चा जैसा साधारण सा इंटीग्रेशन है ना, जो कोई भी कंप्यूट कर सकता है। a टाइम्स 2m का इंटीग्रेशन 2 टाइम्स m²/2, 15 का 15m, कहाँ से कहाँ, -15/2 से 0, और ये इंटीग्रेशन आप आराम से कंप्यूट कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या सारे विद्यार्थियों को ये बात सब समझ में आ गया, आ गया क्या, कोई दिक्कत है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हो गया तो बोल दीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए आप देखिए, अब फिर से कुछ ऐसे सवाल है जिसमें
एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज यूज होंगे। तो क्या एक बार एडजॉइंट का प्रॉपर्टी रिकॉल कर दिया जाए? लिखिए, रिकॉल करते हैं एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज। रिकॉल प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट का प्रॉपर्टी रिकॉल करते हैं अपन लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। ठीक है, सबसे पहला बात, एडजॉइंट का मतलब क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ कोई मैट्रिक्स है मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, है ना? याद है? एडजॉइंट का मतलब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का, अरे आवाज नहीं आ रहा है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कौन सा पोज? ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट है मतलब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ठीक है, ओके। दूसरा, ए टाइम्स एडजॉइंट ए हमेशा डिटर्मिनेंट ए टाइम्स आई होता है। ए टाइम्स एडजॉइंट ए हमेशा ही डिटर्मिनेंट ए टाइम्स आई होता है ना? अगर 3/3 का है तो ये होगा डेट ए 0 0, डेट ए 0 0 0, फिर से डेट ए, है ना? ये मैट्रिक्स है जिसका हर एलिमेंट, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा जिसका हर एलिमेंट 0 0, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। सी नंबर, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं, किसका डिटर्मिनेंट? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालूं तो ये आता है डेट ए का पावर n-1। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट डेट ए का पावर n-1। पर अगर मैं एडजॉइंट ए इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो ये आता है डेट ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर। आप देखिएगा 2 बार एडजॉइंट मल्टीप्लाई हुआ है तो कितना? डेट ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, और अगर एक बार और करें तो एडजॉइंट ऑफ ए इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा? डेट ए का पावर n-1 का होल क्यूब। मतलब एडजॉइंट 3 बारी अगर प्रोडक्ट लिया जाए एडजॉइंट का तो यहाँ पे डेट ए का पावर n-1 का होल क्यूब, और अगर 10 बारी प्रोडक्ट लिया जाए तो डेट ए का पावर n-1 का पावर 10 आएगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये जितनी बारी एडजॉइंट आएगा डेट ए का पावर n-1 का उतना पावर होगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? आगे देखिए, ये प्रॉपर्टीज था ना, तो मैं डी नंबर, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये होता है एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ठीक है, ई नंबर, है ना? ई नंबर एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ये होता है एडजॉइंट ए होल का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ए होल का ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज हमेशा ही बाहर निकल जाता है। एफ नंबर, एडजॉइंट ऑफ के टाइम्स ए, एडजॉइंट ऑफ के टाइम्स ए, तो के कांस्टेंट है तो ये आ जाता है के का पावर n-1 टाइम्स एडजॉइंट ए, k टू द पावर n-1 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, k टू द पावर n-1 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है। सही है, k टू द पावर n-1 टाइम्स एडजॉइंट ए होता है। डन,
कोई दिक्कत? ओके। और एक और होता है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना पड़े तो डेटे का पावर n माइनस 2 टाइम्स ए। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, उसका डिटर्मिनेंट नहीं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए डेटे का पावर n माइनस 2 टाइम्स ए। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉपर्टीज के बाद अब अपन लोग आते हैं इस सवाल पर। सवाल क्या है देखिए तो, चलिए देखिए तो सवाल देखिए, बोलता है लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 n इज इक्वल टू 3 एंड डेटा इज इक्वल टू 2। ए का डिटर्मिनेंट कितना है भाई? 2 है। तो अब हम लोग को जो निकालना है, ध्यान से देखिएगा और प्रॉपर्टी अच्छे से यूज करिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ, मैंने ये डेट को क्या दे दिया? खंबा, ये यूज करता हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ, फिर से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ 5 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ, फिर से ए का क्यूब, है ना, और फिर ये ब्रैकेट बंद, और ये देखिए तो इसका डिटर्मिनेंट। ये निकालना है। सही है, बताइए तो कैसे होगा? पहले एकदम आराम से नियम को समझिए और करिए। अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी, k टाइम्स a का डिटर्मिनेंट तो याद होगा। k टाइम्स a का डिटर्मिनेंट k टू द पावर n टाइम्स a का डिटर्मिनेंट, k टू द पावर n टाइम्स a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, याद रखिएगा। आप एक मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को अगर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करिएगा तो डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट लीजिएगा तो डिटर्मिनेंट के बाहर क्या आएगा? k टू द पावर n आएगा। ठीक, ठीक है ना? ये सब हम लोगों ने वैल्यूएबल 25 में पहले ही डिस्कस कर चुका है। आगे देखिए अब, तो ये डेटे कितना था भाई साहब? डेटे 2 था, है ना? ये 2 था ना, 2 था और n 3 था, तो ये 2 का पावर 3 बाहर आ गया क्या? डेटे 2 था तो 2 हो गया, तो k टू द पावर n मतलब 2 टू द पावर n मतलब 3, और क्या बचा? एकदम आराम से एक एक करके प्रॉपर्टी यूज करिए। फिर ये देखिए खंबा, ये दे दीजिए 2 का क्यूब। अब बताइए ये आपको कैसा दिख रहा है? एडजॉइंट ऑफ समथिंग दिख रहा है क्या? हेलो, एडजॉइंट ऑफ समथिंग क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ समथिंग, एडजॉइंट ऑफ, ये है तो कोई मैट्रिक्स है ना, एडजॉइंट ऑफ कोई मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता था? एडजॉइंट ऑफ कोई मैट्रिक्स डेटे का पावर n माइनस 1, डेटे का पावर n माइनस 1, तो ये a है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 5 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a क्यूब का पावर n माइनस 1 यानी कि 2 होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। अब ये कितना हो गया? 2 का क्यूब। अब फिर से ये देखिए, हेलो, फिर से k टाइम्स कोई मैट्रिक्स, ये भी तो मैट्रिक्स ही है, k टाइम्स कोई मैट्रिक्स क्या होगा? k टू द पावर n, n मतलब 3। ठीक है, अभी इसका होल स्क्वायर भी है, ध्यान दीजिएगा। एडजॉइंट ऑफ a क्यूब का डिटर्मिनेंट और इसका होल स्क्वायर है। ध्यान से नियम यूज करिए। ठीक है, तो इधर देखिए 2 का क्यूब, ये 5 का पावर कितना आएगा भाई?
6 और फिर से एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब का होल स्क्वायर है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए उसका फिर से होल स्क्वायर है, देखिएगा होल स्क्वायर है अभी भी। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डेट ए का पावर ए है ए क्यूब, ए है ए क्यूब, ये एडजॉइंट ए हो गया, एडजॉइंट ए उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, डेट ए का पावर n-1 फिर से, तो n-1 मतलब 2, ठीक, और उसका होल स्क्वायर फिर से। ये बात पता होना चाहिए, डेट ए का पावर n, ए का पावर n का डिटर्मिनेंट डेट ए होल का पावर n होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट ऑफ ए डॉट 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 n बार है ना, तो ये हमें पता है डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये डेट ए का पावर n नहीं हो गया भाई साहब, ध्यान दीजिए, डेट ए का पावर n हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या समझ में आया, 2 क्यूब 5 टू द पावर 6 इंटू, और बोलिए ये कितना हो गया, डेट ए का पावर, ये क्यूब बाहर निकल गया 6 और उसका होल स्क्वायर, 2 का क्यूब 5 का पावर 6 और ये 2 का पावर 12 हो गया, 2 का पावर कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक। ऑप्शंस देखिए, अब उसके हिसाब से इसको तोड़ना पड़ेगा। ऑप्शंस देखिए, लुक एट द ऑप्शंस, कितना कितना है ऑप्शंस, किसके टर्म्स में है, 10 टू द पावर 6 के टर्म्स में है और 10 टू द पावर 11 और 256 वगैरह ऐसा है। 10 टू द पावर 6 के टर्म्स में, सर ध्यान दीजिएगा, 5 का पावर 6 है, इसको 10 का पावर 6 बनाने के लिए 2 का पावर 6 भी मल्टीप्लाई होना पड़ा, तब ना 10 का पावर 6 होगा। तो इसको 2 का पावर 6 बनाने के लिए मैं क्या करूं, 2 क्यूब इसको 2 का पावर 6 कर देता हूं इंटू 5 टू द पावर 6, और ये कितना बचेगा, 2 टू द पावर 9, तो कितना हो गया ये 10 टू द पावर 6 इंटू 2 का पावर 9, 2 का पावर 9 बोल कितना, 512, 2 का पावर 10 होता है 1024, 1024, ठीक है, तो 512 इंटू 10 का पावर 6, कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन आप, अच्छा आप क्वेश्चन नहीं लिखे हो, ऑप्शन नहीं लिखे हो, लिखो ऑप्शन 512, ये है ऑप्शन ए, 512 इंटू 10 का पावर 6, क्वेश्चन लिखा करिए, शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख लिया करो, ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके हाँ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और जबरदस्त सवाल, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिए, मस्त सवाल है। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और मैट्रिक्स बी भी दिया हुआ है, ये एक मैट्रिक्स बी है देखिए, पर ये मैट्रिक्स बी थोड़ा अलग तरीका से डिफाइंड है, देखिए तो कैसे लिखा गया है मैट्रिक्स बी को, ये बोल रहा है कि ये B1 मैट्रिक्स है, B2 और B3, ये है, जहां पे B1 B2 और B3 कॉलम मैट्रिसेज है, ध्यान दीजिए, B1 B2 और B3 खुद ही मैट्रिसेज है, पर कैसे मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि B एक ये कॉलम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, तो 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है B बेसिकली, जिसमें ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम ये तीन को अलग अलग मैट्रिक्स बनाया गया, ठीक है, सच दैट A और B1 का प्रोडक्ट इतना है, A और B2 का प्रोडक्ट इतना है, A और B3 का प्रोडक्ट इतना है, ठीक है,
उसके बाद बोलता है कि अल्फा एक नंबर है, अल्फा क्या है, एक नंबर है जो बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट है। और एक और नंबर बीटा को डिफाइन कर रहा है जो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ बी है, यानी कि ट्रेस ऑफ बी है। मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू पता रहेगा तब ए क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकलेगा। ठीक है, अल्फा और बीटा जानने के लिए हमको बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और ट्रेस चाहिए, है ना। अब बी मैट्रिक्स पता होने करने के लिए मुझे B1, B2 और B3 चाहिए। पर B1, B2, B3 जानने के लिए A से B1 का प्रोडक्ट ये, A से B2 का प्रोडक्ट ये, A से B3 का प्रोडक्ट ये, यानी कि 3 बारी अपन लोगों को इक्वेशन बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, B1, B2, B3 मिलेगा, तब मैट्रिक्स B मिलेगा, B मैट्रिक्स मिलेगा तो अल्फा मिलेगा जो कि B का डिटर्मिनेंट दिया गया है, और बीटा मिलेगा जो कि उसका ट्रेस है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम है। ठीक, तो बिल्कुल डरे नहीं और स्टेप बाय स्टेप सवाल को बनाया जाए। मान लेते हैं कि B1 है A1 B1 C1 X1 Y1 Z1 कुछ भी मान लो। अब B2 को क्या मान ले भाई, अरे B2 कितना, A2 B2 C2, और B3 कितना मान ले, A3 B3 C3, हाँ ना बोल, A3 B3 C3। कोई तकलीफ नो। अब और क्या गिवन है, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए। क्वेश्चन को भी शॉर्टकट में लिख लिया करिए, नहीं तो भूल जाएंगे। हो गया, चलिए अब देखिए। Therefore, इसने बोला कि ए बी वन कितना होगा 1 0 0, डन। ए बी वन कितना होगा 1 0 0। इससे क्या पता चला बताओ तो, ए बी वन, ए ये है, अब बी वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ कॉलम में इसके पास क्या है, कॉलम, तो क्या कौन सा मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा ना इस कॉलम के साथ। ठीक है, तो कितना होगा बताओ, 2A1 प्लस 0B1 प्लस C1, मतलब A1 प्लस C1 कितना होगा 1। A1 प्लस C1 कितना, A1 है 2A1 ना, 2A1 प्लस C1 कितना होगा 1। ठीक है, और फिर से इसको दूसरे रो के साथ मल्टीप्लाई, ये दूसरा रो इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करो, A1 प्लस B1 प्लस 0C1, यानी कि A1 प्लस B1 कितना हो गया 0। देखो ना ये 1 0 0, जब समझ आया तो बोला तो तीसरा बोला तो 1 0 1 है, A1 प्लस 0 प्लस C1 कितना इजिकल टू 0, है ना 0। ठीक है, अरे भाई ठीक है, समझ आ रहा है। ये कितना हो गया बता दो, A1 इज इक्वल टू नेगेटिव B1, ये हो गया A1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ C1। वापस ये C के टर्म्स में है, इसको ले जाके ऊपर रखो इसमें, तो कितना होगा बोलो, कितना होगा, फ्रॉम 1, इसको 1 नाम दे दे, 1 फ्रॉम 1 से क्या मिलेगा, A1 रखेगा तो कितना हो गया -2C1 प्लस C1 माइनस C1, तो C1 इज नेगेटिव ऑफ 1, C1 कितना आया नेगेटिव ऑफ 1, A1 रख ना भाई, माइनस C1 तो -2C1 और प्लस C1, माइनस C1 हो गया तो C1 इज माइनस ऑफ 1 हो गया, तो C1 माइनस 1 हो गया, तो A1 कितना 1 हो गया, और B1 कितना, इसका भी नेगेटिव -1, A1 1 और B1 -1, सही है। अब बता, क्या यहां से हमको B1 पता चल गया कितना, बोलिए B1 कितना, A1 B1 और C1, 1 -1 और -1, ठीक है, 1 -1 और -1।
अब देखिए, अगर आप कहेंगे तो मैं हिंट देता हूं और ये घर पे आप करें। क्या इसी तरीके से ए बी टू इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करके ये जो टर्म आएगा उससे फिर ए टू बी टू सी टू में 3 छोटे छोटे साधारण से इक्वेशंस बनेंगे। ए टू बी टू सी टू निकलेगा तो जो कॉलम मैट्रिक्स है बी टू वो निकल जाएगा। बोलिए, वैसे ही इस इक्वेशन से क्या निकलेगा? मैट्रिक्स बी थ्री, ए थ्री बी थ्री सी थ्री मिलेगा, हमको मैट्रिक्स बी थ्री मिल जाएगा। डन। वो तीनों मिलने के बाद हमारा मैट्रिक्स बी कितना हो गया? ये कॉलम मैट्रिक्स है, देखिए बी वन, यहाँ पे 1 -1 1, वैसे ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री। डन। बोलिए, अब क्या बोलता है अल्फा? अल्फा क्या बोल रहा है कि अल्फा जो है वो बी का डिटर्मिनेंट है। चेक करिए, यही बी मैट्रिक्स, बीटा नहीं, बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो क्या हम इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं? अरे बोल, इसका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। दूसरा चाहिए हमको बीटा। बीटा क्या है बोल? सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी कि ट्रेस ऑफ बी। तो बीटा क्या हो गया? ट्रेस ऑफ बी। क्या डायगोनल एलिमेंट्स भी जोड़ लेंगे? ये वैल्यू दोनों वैल्यू मिल गया हम लोग को, दोनों वैल्यूज मिले, तो क्या मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल नहीं सकता? अरे सोच लो, समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं? नहीं आया तो बोलो, सोच लो। आ गया? घर पे हो जाएगा? श्योर? तो जगह छोड़ दीजिए, क्वेश्चन लिख लिया लोग ठीक से? जगह छोड़ दीजिए, हिंट के रूप में ऐसे लिख लीजिए ये, और घर पे तुरंत कर लीजिएगा। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर लिख लीजिए इसका 28। दूसरा सवाल देखिए, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट का क्यूब 2⁻21 है। और ध्यान दीजिए, ये जो मैट्रिक्स में अल्फा बीटा यूज हुआ है वो इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स। देन अ वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का एक वैल्यू इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन लोग को क्या चाहिए? ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, निकालिए। ए का डिटर्मिनेंट कितना? सर ये देखिए, तो ये दो एलिमेंट्स और इधर के कॉलम के दो एलिमेंट्स, ये जीरो है, तो एक ही एलिमेंट आएगा 1 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। हाँ ना बोल? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब हमको 2a का डिटर्मिनेंट का होल क्यूब 2⁻21 दिया गया है। कितना दिया गया है? तो पहले इसको इवेल्युएट कर लेते हैं, फिर उसको इक्वल टू 2⁻21 लिखा जाएगा। हमें पता है k इंटू ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है? k इंटू ए का डिटर्मिनेंट k⁻n। n कितना ऑर्डर का भाई? 3 टाइम्स a का डिटर्मिनेंट, पर उसका होल पावर 3 है क्या? अरे भाई ये 3 मत छोड़ देना। k⁻n टाइम्स a का डिटर्मिनेंट, और होल क्यूब है तो होल क्यूब लिखा था। कितना हो गया बता? 2 का पावर 9 और डेट ए का क्यूब 2⁻9 और डेट ए का क्यूब। डेट ए बोल कितना था? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, उसका होल क्यूब आ रहा है। पर ये 2⁻21 था। कितना था? ये 2⁻21 क्वेश्चन में दिया था, देख लो। ओके, और ये डेटे का क्यूब, अभी रहने देता हूँ, बड़ा टर्म क्यों लिखूँ, इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। ये इधर डेटे का क्यूब कितना आ जाएगा बोलो तो? 2 का पावर कितना हुआ सर? बोलिए। 21 में से 9 घटेगा तो कितना होगा? 12।
12 को क्यूब, डेटे का क्यूब है ना, तो 2 का पावर 4 का होल क्यूब लिखे क्या सर? 2 का पावर 4 का होल क्यूब, ठीक। तो डेटे कितना हो गया? 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 का मतलब 16, 16 हो गया। डन सर। अब बताइए, ये 16 है पर डेटे है कितना? डेटे तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 16 है। अब कैसे सॉल्व होगा ये? अब कैसे सॉल्व होगा? हम लोग को एक अल्फा का वैल्यू बताना है। यहां शुरू होता है मजेदार एक कंसेप्ट। यहां से अल्फा और बीटा क्या दिया था? क्वेश्चन के हर एक डिटेल को बारीकी से देखिए। इंटीजर था। अब मुझे ऐसा इंटीजर लिखना है जिसका स्क्वायर का डिफरेंस करने पर 16 है। बोलिए ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते थे? 5 एंड 3। सर एक हो सकता था 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये 16 होगा? होगा। एक और चीज है, और यही थोड़ी है, -5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर भी तो हो सकता था, ठीक। -5 और -3 का भी हो सकता था, +5 और -3 भी हो सकता था। बट चूंकि हमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा का वैल्यू बताना है, इसके पॉसिबल वैल्यूज की ओर हम लोग नहीं जा रहे हैं, एक वैल्यू बताना है अल्फा का, ठीक। तो क्या क्या हो सकता था? 5 या -5, 5 या -5 हो सकता था। पर चूंकि इसने बोला कि एक वैल्यू बताओ इनमें से, तो एक वैल्यू तो 5 है, इसीलिए यही सही है। अदरवाइज -5 भी ऑप्शन में होता तो वो भी राइट था, क्योंकि कहीं नहीं बोला गया कि पॉजिटिव ही लो, पर वन ऑफ द वैल्यू ऑफ अल्फा हमें बताना था। क्या ये सारे सवाल बहुत ही टफ थे? नहीं थे, है ना। सारे सवाल बनने लायक थे, पर दिमाग खुला रखना पड़ेगा, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। लिख लिए? सबको लिख लिया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आंसर 5। हाँ, एक और सवाल देखिए तो, ए दिया हुआ है और पी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। द सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ पी इनवर्स, ये क्या बोल रहा है भाई साहब? देखिए तो, P इनवर्स ए पी माइनस 2 टाइम्स आई, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को हमें इवेल्युएट करना होगा, ठीक। ये इवेल्युएट करने के बाद मान लो नंबर आया 10, कोई तो नंबर ही आएगा, डिटर्मिनेंट बोले तो नंबर, तो उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग और उनके सम कर देंगे हम लोग, तो आंसर आ जाएगा। तो पहले हमें ये डिटर्मिनेंट निकालना पड़ा, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट निकालना पड़ा ना, और इसमें हमें ए और पी दोनों दिया हुआ है, तो ए का भी डिटर्मिनेंट जरूरत तो पड़ ही सकता है, निकाल के रख लीजिए जल्दी। ए का डिटर्मिनेंट निकाल के रखिए, 2 टाइम्स, जल्दी करिए। 4 माइनस 33 माइनस 1 इंटू कितना, 12 माइनस 33, है ना। और फिर +2 टाइम्स, यह गया 18 माइनस 6। करिए, करके दिखाइए जल्दी से, फास्ट। और P का भी डिटर्मिनेंट निकालिए। या एक काम करिए, P का डिटर्मिनेंट अभी रुकिए, P इनवर्स और P दिया हुआ है, अभी मत निकालो, खाली ए का निकालो, ए का निकालो जल्दी से, ठीक से कैलकुलेशन करना।
इतना जल्दी, इतना टाइम लगेगा? इतना जल्दी तो मैं ही कर लेता। कितना? 13 13। ठीक है, ठीक है, सबका आया? आगे देख, आगे देख। अब ये करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है सर। P इनवर्स A इंटू पी -2। आइडेंटिटी को P इनवर्स P लिख दे तो क्या दिक्कत? आइडेंटिटी को P इनवर्स P लिख दे तो कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब P इनवर्स इंटू P ही क्यों लिखा? P इंटू P इनवर्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पे P इनवर्स आगे है, देखिएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, डिटर्मिनेंट के अंदर ही P इनवर्स कॉमन लेता हूं और P भी कॉमन लेता हूं। आप कह सकते हैं कि सर आपने ये P इधर पीछे क्यों लिखा, आगे क्यों नहीं लिखे? भाई साहब, बार बार हमने आपको बताया है कि ए बी ए के इक्वल इन जनरल मैट्रिक्स में नहीं होता। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक, तो इसीलिए ये आगे है तो आगे ही कॉमन आएगा, ये पीछे है तो पीछे ही कॉमन आएगा। ठीक है ना? तो यहां क्या बचा? देखे कौन बताता है? ए माइनस क्या आएगा? देखे 2i, नॉट 2 नहीं 2i। भाई मैट्रिक्स से मैट्रिक्स ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नंबर नहीं। समझ में आ रहा है? तो 2i होगा, 2 नहीं। बहुत बढ़िया। और सर हम जानते हैं कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट इस तरीके से प्रोडक्ट में होता है तो डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हमारे पास P इनवर्स इसका और इसका डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट में आया। P इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1/p होता है। P का डिटर्मिनेंट किसी भी ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसका इनवर्स का डिटर्मिनेंट उसका 1/p के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। ठीक, फिर इसका डिटर्मिनेंट a माइनस 2i, फिर p का डिटर्मिनेंट, ये और ये खुपच हो गया। यही मेरे को दिखा और मैंने कहा कि वरु p का आप डिटर्मिनेंट नहीं लीजिए। ठीक है, a माइनस 2i का डिटर्मिनेंट निकालना है, बस सिंपल सा बात है। a दिया ही है, ये भी नहीं निकालने से होता, हम लोग को कोई जरूरत नहीं था इसका कोई जरूरत नहीं था। a माइनस 2i उसका डिटर्मिनेंट a माइनस 2i। सर देखे तो 2i मतलब 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो इस वाले एलिमेंट को 2 से 2 माइनस 2 करोगे तो 0, 1 1 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा, 6 और ये भी 0, फिर ये कितना 11 ही आएगा, और 3 3 और फिर ये 0 ही आएगा। तो हद ही से ज़्यादा आसान हो गया भाई। तो कितना आ गया? कितना आ गया? पहला 0 -1 इंटू ये गया 0 माइनस 33, फिर प्लस 2 इंटू ये गया 18 माइनस 0, 33 प्लस 18 टू जा 36, तो कितना हो गया 69। वाह, बहुत मजेदार है भाई, 69 आ गया। अब मुझे बताइए, अब सवाल पढ़िए, सवाल आप पढ़िए फिर से। द सम ऑफ, बोलिए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ ये डिटर्मिनेंट जिसका वैल्यू है 69, 69 के जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उनका सम हमको निकालना है। ठीक है, क्या 1 प्राइम फैक्टर है? नहीं है। 2 होगा इसका? 2 होगा? नहीं ना होगा। प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा? एक 3 होगा, दूसरा बता, एक ही बार में 23, और कुछ ना 7 ना 9, कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक ही बार, तो सम कितना हो गया 26। ऑप्शन में देखो तो है क्या 26 ए। आना बोल भाई, कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है धीरे धीरे अब? चलो और देख, और देख, और देख, आंसर 26। एक और डरावना सा सवाल,
पर ऐसे सवाल को मैं कहता हूं डिफिकल्ट लुकिंग क्वेश्चन। कठिन दिखेगा पर कठिन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। इस सवाल में 2 cos का पावर 4x, यहां देखो तो cos का पावर 4, cos का पावर 4, cos का पावर 4, साइन का पावर 4, साइन स्क्वायर, मतलब एक रो में सिमिलर वेरिएबल्स है। राइट, समझ आ रहा है? तो एक काम करें, क्यों ना मैं, हम लोगों ने कल भी लगाया था ऑपरेशंस ऑन डिटरमिनेंट्स, R2 इस R1 के मदद से R2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वेरिएबल्स कट जाएंगे, और वही उसी लाइन में R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R1, उसी 1 के मदद से फिर R2 और R3 पे हमने ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, तो क्या मिला मेरे को बताइए। तो हम जानते हैं डिटरमिनेंट का वैल्यू अनचेंज रहता है ऐसे ऑपरेशन से। तो इसको 2c टू द पावर 4, कॉस को मैंने क्या लिखा c, और साइन को क्या लिखूंगा s, शॉर्टकट। ठीक, और ये 2 साइन का पावर 4, और ये कितना 3 प्लस, और ये 2x है, इसको लिख दो तब कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर 2x। ठीक है ना, ये बताओ ये कितना होगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, ये कैंसिल हो गया 0 बचेगा, ये कैंसिल हो गया 3 बचा, और ये कैंसिल हो गया 0 बचा, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये माइनस ये 3, और ये -3 बचा। देखिए बहुत छोटा हुआ। ठीक है, बहुत छोटा हो गया। अब इसको एक्सपैंड कर दीजिए किसी भी रो या कॉलम के अबाउट। ठीक है, इस कॉलम के अबाउट कर दे, C1 के लॉन्ग कितना हो जाएगा 2 cos टू द पावर 4x। ठीक है, इंटू ये रो या कॉलम गया 0 -9, डन। अब ये यहां पे भी वही लिखना, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो फिर -3 इंटू, फिर ये रो गया, ये कॉलम गया, ये इंटू ये, माइनस ये इंटू ये, कितना हो गया ये -6 साइन टू द पावर 4x। इधर करता हूं, इसको थोड़ा छोटा भी कर देता हूं। चलिए देखिए, तो मैं कहाँ था, यहाँ पे ये रो ये कॉलम गया, -6 साइन टू द पावर 4x, -9 -3 साइन स्क्वायर 2x, और लास्ट वाला टर्म 0 + 0। ठीक, देखो तो कितना आया, ये 9 2 जा 18, देखते रहो, ये कितना हुआ 9 2 जा ये 18 cos टू द पावर 4x, और ये +18 साइन टू द पावर 4x, 18 कॉमन ले लिया, cos टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x, -18 है। ये गलत है ना, देखिए तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी -3 आएगा, R2 माइनस R1, यहाँ भी -3 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये +9 हो जाएगा, 0 और +9। ठीक है, एरर था। और आगे देख, अब ये 9 3 जा 27, और +3 3 जा 9 साइन स्क्वायर 2x, 9 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, अब आगे देखिए, इसका वैल्यू हमको बताना नहीं, ये fx था ना, तो fx आएगा x के टर्म्स में, देखा जाए कितना आता है सर 18। थोड़ा गंभीरता से देखिए, ये a स्क्वायर + b स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, क्या दिख रहा है, तो क्या इसको मैं a cos स्क्वायर a हुआ, साइन स्क्वायर b हुआ, a + b का होल स्क्वायर -2ab लिख दूं,
फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए है कॉस स्क्वायर, बी है साइन स्क्वायर, प्लस 27 प्लस 9 टाइम्स, इसको बोलिए साइन 2x का होल स्क्वायर, 2 साइन x डॉट कॉस x इसका होल स्क्वायर। अब बताइए सर ये कितना हुआ, ये कितना 1, ये कितना 1, इधर देखिए ये 1, तो ये कितना आएगा 18, और ये कितना होगा 18 टू जा 36 कॉस स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 27, और ये 9, और ये देखो 2 का स्क्वायर 4, 9 4 जा 36 साइन स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर, यानी कि यह टर्म और यह टर्म यह कट जाएगा, और 18 प्लस 27 मात्र बचेगा जो कि होगा 45। पर अगर आपको याद होगा ये हमको दिया गया था कि ये एफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, क्या बताया गया था, फंक्शन ऑफ एक्स है, एफ एक्स है, ये यही बताया गया था ना, सही है। अब सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िए, 1/5 टाइम्स एफ डैश 0 डेरिवेटिव लेना है, 1/5 टाइम्स एफ डैश 0। अब सर 1/5 टाइम्स एफ डैश 0 डेरिवेटिव, आप बताइए अगर ये कांस्टेंट टर्म है 45, कांस्टेंट है ना, तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, आंसर 0, ये आपका सही आंसर है। कितना है सही आंसर, 0, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स बहुत हल्का टॉपिक है। आप देखो कि अगर हमारे पास एफ एक्स है, कोई डेल्टा है मान लेते हैं ना, कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, कैसा है, तो एफ एक्स f1x g1x h1x, ठीक है, सब x के फंक्शंस। दूसरा f2x g2x और h2x, f3x g3x और h3x, हाँ ना बोल, ठीक है। पर मैं चाहता हूं कि इसका डेरिवेटिव लूं, क्या चाहता हूं मैं, इसका डेरिवेटिव लूं, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लूं, तो डी डेल्टा विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, या एफ डैश सॉरी डेल्टा डैश एक्स, डेल्टा डैश इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा विद रेस्पेक्ट टू एक्स या डेल्टा डैश, ठीक, इसका डेरिवेटिव। सर प्रोडक्ट रूल पढ़े हैं ना हम लोग, कैसे एक टर्म को छोड़ते हैं फिर दूसरे का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस अब दूसरे को छोड़ते हैं पहले का डेरिवेटिव लेते हैं, है ना, तो वैसे ही आपको करना है। पहले आप क्या करिए, आप ना फर्स्ट वाले टर्म का डेरिवेटिव ले लीजिए, ठीक है, ये डू f2 g2 h2 f3 g3 h3 सब x के फंक्शन है भाई, प्लस अब आप पहले वाले को छोड़ दीजिए और दूसरे वाले का डेरिवेटिव बोल दीजिए, f1 f2 डैश g2 डैश h2 डैश, तीसरे वाले को छोड़ दीजिए, फिर से अब पहला और दूसरा रो को छोड़ दो और तीसरे का डेरिवेटिव ले लो, f1 g1 h1 f2 g2 h2 f3 डैश g3 डैश h3 डैश, बस साधारण सा प्रोडक्ट रूल जैसा ही है ये। एक रो को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को छोड़ना है, फिर बाकी दो को छोड़ने हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देना है, फिर पहला दो को छोड़ना है और तीसरे को डिफरेंशिएट कर देना है।
यही काम अपन लोग कॉलम में भी कर सकते थे, रो में भी और कॉलम में भी, दोनों में कर सकते थे। कठिन लगा? आसान है? ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। अब आगे आइए, इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। एग्जांपल भी देखेंगे, एक सवाल अपन लोग करेंगे। इंटीग्रेशन ये भी बहुत आसान है। मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा, फंक्शन ऑफ एक्स, ये है एफ एक्स, जी एक्स और ये एच एक्स। इसमें अपन लोग जी एक्स है, ये जी एक्स है भाई साहब, और ये है एच एक्स। डन? ये है एच एक्स। डन? अब सुनिए ध्यान से, और इधर कुछ कांस्टेंट नंबर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ। डिटर्मिनेंट एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ए बी सी डी ई एफ, ये है। ठीक है। अब सुनिए, अगर मैं चाहता हूं कि इसका इंटीग्रेशन लूं, डेल्टा विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये नियम कहता है कि ये प्रोवाइडेड ये दोनों सब कांस्टेंट होई, उससे ज्यादा का नहीं पढ़ना है अपन लोग को। डिटर्मिनेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और बाकी सब कॉपी करे। हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऐसे होगा। क्या कोई समस्या है आपको? डल रेस्पॉन्स आ रहा है, थक गए क्या? थक तो मैं भी गया हूं यार, पर पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ो। ठीक है, ये ठीक है। चल भाई, तो सवाल देखो, एफ एक्स है इतना, एफ एक्स है, और हम लोग को क्या पूछ रहा है देखो तो, 2 टाइम्स एफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो है, ये एफ डैश जीरो है। ध्यान दीजिए, थोड़ी देर में छोड़ देंगे, अब खत्म हो जाएगा। एफ डैश जीरो मतलब डेरिवेटिव चाहिए, और एफ जीरो भी है। एफ जीरो कैसे निकलता है? एफ एक्स में एक्स के जगह पे जीरो डाल के। एफ डैश जीरो कैसे निकलता है? एफ डैश एक्स में एक्स के जगह पर जीरो डालकर। यानी कि हमें क्या करना पड़ा, पहले एफ डैश जीरो एफ डैश एक्स निकालना पड़ा। सर लिखते हैं ना एफ डैश एक्स, मजा आएगा। पहली बार आप एक कोई भी डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव ले रहे हो, ठीक है, तो एक्साइटेड होके करिए इसको। चलिए, पहला रो का डिटर्मिनेंट लेना है, बाकी दो रो को छोड़ देना है। देख लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है हाल में ही। ठीक, तो सुनिए, पहला रो का डेरिवेटिव बोलिए एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का, सब कोई बोलेगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 4x, इसका 3, फिर बाकी को कॉपी करना है, बाकी को कॉपी करना है, बाकी को कॉपी करना है, प्लस प्लस, फिर से अब पहला रो छोड़ दीजिएगा, और इसका डेरिवेटिव बोलिए 6x 2 3x स्क्वायर, इसका बोलिए 3x स्क्वायर माइनस 1 0 और 2x, फिर एक और टर्म, किसका मैंने ले लिया, थर्ड रो का ले लिया। अरे भाई ये तो एरर है, मिस प्रिंट हो गया, मिस प्रिंट, इसको छोड़ना है। अच्छा, अब पहले दो को छोड़ना है और तीसरे का डेरिवेटिव बोलना है। पहले दो को छोड़िए, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 और 1 प्लस 3x, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 2 2x एक्स क्यूब प्लस 6 और 3x स्क्वायर आएगा माइनस 1 0 और 2x, ये आ गया। लीजिए, समझ आ रहा है भाई? डेरिवेटिव लिखते ही
जानते हो, अब हम लोग ये लिखने के लिए तैयार हो चुके हैं। 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0, 2 टाइम्स एफ ऑफ 0, 2 टाइम्स एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 कितना होगा? एफ एक्स में एक्स के जगह पे 0 रखिए, बोलिए कितना? 0 1 1, और बोल 2 0 6, बहुत बढ़िया, 0 बहुत खूब, प्लस इसको डबल से भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 2 भी होगा, 2 प्लस, बोलिए प्लस एफ डैश 0 बोलना है, एफ डैश 0 सर, एफ डैश 0 बोलिए, बोलिए यहाँ पे, बोलिए 0 0 3, फिर बोलो 2 बोलिए, फिर बोलिए इसमें, बोलो जल्दी से, 0 1 1, फिर 0, एक और बोलिए, 0 बोलिए, ये सारे डिटर्मिनेंट्स को जब आप कंप्यूट करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगा। भाई क्या ये सारे सवाल कठिन थे? बनने लायक का था? बनेगा जेई का सवाल? बहुत बढ़िया। चलिए एक और आखिरी सवाल, एक और लास्ट का। हाँ जी देखो, हो गया? चलिए आखिरी सवाल। ए है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। देखिए तो ए इतना है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, कोई एक्स मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है एक्स, जहां पे सी क्या है, ए बी ए का ट्रांसपोज है, और एक्स है ए का ट्रांसपोज टाइम्स सी स्क्वायर टाइम्स ए। ठीक है, ये ए का डिटर्मिनेंट लिखना कोई बड़ा बात अपन लोगों के लिए, कितना? 2 + 1 3, और बी का डिटर्मिनेंट लिखना कोई बड़ा बात नहीं है, कितना? 1 - 0 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 बी का डिटर्मिनेंट 1 और ए का डिटर्मिनेंट अगर जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे। हमको बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स का, एक्स को इवेल्युएट करना है। ठीक है, एक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं ना एक बार, क्या आता है, साधारण सा तो है ये टर्म। हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, सी स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट। बच्चा बच्चा जानता है कि ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ए का डिटर्मिनेंट ही हो गया ये, और ये भी ए का डिटर्मिनेंट है, तो ए का डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर, और ये सी का डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि सी का डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर का डिटर्मिनेंट सी का डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर भी होता है ना। डिटर्मिनेंट ए का पावर एन का डिटर्मिनेंट डेट ए का पावर एन है। ठीक, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब देख, ए का डिटर्मिनेंट तो अपन लोग जानते हैं कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर आ गया, और सी का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, पर सी हमें नहीं पता, मतलब ये पता है इतना है, कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और ए का ट्रांसपोज और इसका होल स्क्वायर। हाँ ना बोल, सी मैट्रिक्स इतना है और मैंने वो रख दिया, उसका होल स्क्वायर लेना है। भाई साहब ये आ गया 3 का स्क्वायर, फिर से डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना।
तो ये हो जाएगा ए का डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट, ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और इसका होल स्क्वायर। कुछ तो बोल, सही है। 3 का स्क्वायर, ए का डिटर्मिनेंट फिर से 3, अब बी का डिटर्मिनेंट अरे यार 1 और ए का ट्रांसपोज फिर से 3। ओ भाई साहब कितना हो गया, 3 स्क्वायर तो पावर 4 और ये 3 का पावर 6 कितना। सर यकीन नहीं होता कि इतने आसान सवाल होते हैं जेईई में। जी सर, सारे सवाल टफ नहीं होते। ठीक है, अब सवाल तो और है पर आप लोग थक गए हैं तो इसीलिए यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। ठीक है, ओके, धन्यवाद, बाय बाय।